डेरिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का अगर ये आया तो एग्जाम में 5 नंबर आपको ये दिलाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी हो तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, अक्षी वाली स्थिति वाले से थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले हम चित्र को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और फिर इसको डिराइव करेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो एक माइनस क्यू आवेश है और दूसरा ये प्लस क्यू आवेश है। ये निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कितना कंसीडर करके चलते हैं, 2l दूरी कंसीडर करके चलते हैं। हम दोनों के बीच की दूरी को क्या मान के चलते हैं, 2l मान के चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसके निरक्ष पर r दूरी पर यहाँ पर बेटा कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों ध्यान से चीज़ों को समझिए। इतना चित्र आप बनाएंगे, उसके बाद आप माना फलाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव का आवेश Q है, बीच की दूरी 2l है, कि निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये माना फलाना आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। चलिए अब आपको पता है कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दो आवेश हैं, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। हम इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, और दोनों तीव्रताओं को निकाल करके उनका परिणामी निकालेंगे। सबसे पहले इसकी तीव्रता को बेटा हम E1 मान के चलते हैं और इस वाले आवेश की तीव्रता को E2 मानकर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। माइनस के कारण जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों आवेश की ओर होती है, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी आवेश की ओर। ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश से दूर होती है, तो वो तीव्रता E2 जो है वो इधर हो जाएगी। अब पहले हम E1 और E2 का मान निकालेंगे, फिर हम इनका परिणामी निकालेंगे। इनका परिणामी निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। बताइए हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए और आवेश से दूरी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ये आवेश है Q, अब यहाँ से दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी। कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी तो R है, ये टोटल 2l है, तो इसका आधा इधर की ये दूरी l होगी, अब आप ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये दूरी r है, ये दूरी l है। पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली जो दूरी है वो √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगी। ये दूरी बताओ कितनी आएगी, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इधर की ये दूरी भी √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगी। ठीक है जी, दोनों तरफ से दूरी क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है जी, कितने बच्चे लाइव आए हैं एक बार मुझे बता दो, मैं आपकी संख्या जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले दिन जितने बच्चे पढ़ने आए क्या उतने बच्चे आज भी आए हैं। देखिए ये बेटा बहुत बुरी बात है आप लोग के लिए कि आप जितनी संख्या में पहले दिन आते हो, दूसरे दिन से आपका जोश ठंडा हो जाता है। मेरे भाई एक शिक्षक आपके लिए हर दिन खड़ा है, तो आप बताओ आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप अगर अटेंडेंस कम करेंगे तो फिर आप कहोगे कि सर हमारा नंबर कम आया है। इसलिए सभी लोग रेगुलर पढ़ने आओ, रेगुलर हर दिन पढ़ो, अपना एक टाइम टेबल बना लो। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ की है। ऑफलाइन जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है और ऑनलाइन जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है, दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ऑनलाइन का जो बच्चा जिम्मेदार नहीं होता है, जो बच्चा अपने आप को लेकर के सीरियस नहीं होता है, वो बच्चा ऑनलाइन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। उसका गड़बड़ हो ही जाता है भाई, क्योंकि वो अपने मन से पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो बेटा आप सब जिम्मेदारी समझ के अपने से पढ़ाई करो। ठीक है,
चलिए जी, तो ये फॉर्मूला है, हम इसकी तीव्रता को E1 मान रखे हैं। तो E1 बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान Q है, दूरी है रूट में r² प्लस L स्क्वायर और इसका लगा दें स्क्वायर। तो तीव्रता E1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा r² प्लस L स्क्वायर। ये हो गई तीव्रता E1, समीकरण नंबर मान लो 1। इसको मान लो समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा जो हमारा आवेश है, दूसरा जो हमारा आवेश है बताओ क्या है, प्लस Q, उसके कारण तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिएगा, प्लस Q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको बेटा हम E2 से लिखे हैं। क्या मान रखा हमने, E2 मान रखा है, ठीक है जी। अच्छा, तो 1/4πε0, आवेश का मान है प्लस Q और बीच में दूरी कितनी है, रूट में r² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 ये Q/r² प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि E1 और E2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों के बीच में ना तो सेम डायरेक्शन है, ना तो अपोजिट डायरेक्शन है, बल्कि इनके बीच में एक कोण बन रहा है, वो कोण है 2 थीटा। अब आप कहोगे सर आपने इसे 2 थीटा नाम क्यों दिया, आप कहोगे कि आपने इसे 2 थीटा नाम क्यों दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इस लाइन के समांतर यहाँ पर एक लाइन खींचने जा रहा हूँ। जो नीचे लाइन खींची गई है उस लाइन के समांतर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है जी। इस लाइन के समांतर क्या हो रहा है भैया, एक सेकेंड, हाँ जी, चलिए ठीक है। तो नीचे वाली जो लाइन है बेटा बेस लाइन, उसके समांतर हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। जब हम लाइन खींच देंगे तो क्या होगा कि ये एंगल 2 थीटा दो बराबर भाग में थीटा और थीटा में बढ़ जाएगा। तो हमें ये पहले से पता था कि हम इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, दो भाग में कोण को बांट लेंगे, एक थीटा दूसरा भी थीटा। अगर केवल थीटा मान लिए होते पूरे को तो θ/2 और θ/2 होता, कन्फ्यूजन हो जाती, कैलकुलेशन में दिक्कत होती। तो हमने इसे 2 थीटा माना, थीटा थीटा में बढ़ गया। अब बताइए ये थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि दो लाइन समांतर हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें E1 और E2 का परिणामी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे √E1² प्लस E2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2E1 E2 कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं भाई साहब, कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा चलिए अब आप थोड़ा समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देख लीजिए, E1 और E2 के मान को देख लीजिए, E1 और E2 के मान को देख लीजिए, दोनों मान बराबर हैं, जो E1 है वही E2 है। आप यहां से बताइए, आप कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से हम देख पा रहे हैं कि E1 जो हमारा है वो E2 के बराबर है और दोनों के मान को हम कुछ देर के लिए x के बराबर मान लेते हैं, यानी E1 वाले मान को भी हम x मान लेते हैं, E2 वाले मान को भी हम x मान लेते हैं, ठीक है। हाँ बेटा खुशी, एक बार फिर मैं समझा दूंगा, लेकिन बेटा आप समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ
कमेंट को एकदम रोक करके प्यारे बच्चों समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। आप सब ये प्रयास करो कि जो क्लास में पढ़ रहे हो वो क्लास में ही आपको याद हो जाए। घर में केवल रिवीजन पर समय देना है। और भैया मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, देखो बच्चों, मेरा आज आपके सामने पहली बार नहीं खड़ा हूँ, 14 साल का अनुभव, 12 साल का अनुभव रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे आज IIT में, NDA में, नीट में, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में हमारे पढ़ाए बच्चे ना हों। अब अगर आप में से बच्चे, जैसे मैं आया शुरू में ही पूछे कि सर आप कल क्यों नहीं आए, कल मेरे एक स्टूडेंट की शादी थी और वो स्टूडेंट मेरी आज जो है EMRS में अभी जॉब मिली है उसको इस साल, EMRS, जिसमें लगभग उसकी 80,000 के आसपास सैलरी है। और उस बच्ची की शादी जो है वो हमारा जो गांव पड़ता है, गांव साइड की थी, हमारे क्षेत्र के एक विधायक जी के लड़के के साथ हुई है। विधायक जी के लड़के के साथ शादी हो रही है, सोचिए, मतलब, और वो बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन 80,000 की जॉब कर रही है, हर महीने 80,000 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं और अभी भी वो पढ़ रही है। उसका लक्ष्य है कि वो IAS बनेगी। तो वो बच्ची ने एक दिन ऑफिस आ करके मुझे काट दिया था और बोला था सर आप मेरी शादी में नहीं आएंगे तो समझ लीजिएगा। तो कल मैं उस बच्ची की शादी में चला गया था। तो प्यारे बच्चों, मैं भी चाहता हूं कि आप में से भी ऐसे बच्चे निकलें जो कल की डेट में इस जगह पहुँचें। अच्छा, एक बड़ी समस्या है, आज चाहे जितना समझा दो समझोगे नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा सा ये लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ कर लेंगे। लेकिन बेटा, एक टीचर की समझ तब आती है ना जब टीचर से पढ़ के भविष्य में कुछ कर लेते हो। ओरिजिनल टीचर की समझ तब आती है जब आप उसके ज्ञान से कुछ कर पाते हो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं। मैं भैया इस समय आपको बताऊँ, मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूँ, आपके कमेंट में केवल 2 चीज़ें आनी चाहिए, यस सर या नो सर। समझ में आया यस सर, नहीं आया नो सर, बस 2 चीज़ें, और कुछ नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा बेटा, जैसा कहोगे मैं वैसा पढ़ा दूंगा। तो हमने देखा कि E1 और E2 दोनों मान एक जैसे हैं। हमने दोनों को बराबर में x के मान लिया। E1 की जगह भी हम x रखेंगे, E2 की जगह भी x रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो E बराबर ये जो है हमारा क्या है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस है 2E1 E2 cos 2 थीटा। इसमें आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, E1 की जगह भी x रख रहे हैं, E2 की जगह भी x रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x और cos 2 थीटा। प्यारे बच्चों बताइए, 2x स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, 2x स्क्वायर यहाँ भी बनेगा। तो E बराबर रूट के अंदर हम 2x स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। बताइए, अब cos 2 थीटा का आप सबने सूत्र पढ़ा होगा जिससे हम इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं। cos 2 थीटा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए, पढ़ा है प्यारे बच्चों? तो ये वाला फॉर्मूला रख दो। E बराबर रूट ऑफ, इसके अंदर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बताइए, ये 1 कैंसिल हो जाएगा ना। चलो, तो E बराबर हो गया 4x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है जी, 4x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक बताइए समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ठीक है, अब बताओ यहाँ से एक बात को मेरी समझना कि E बराबर हमें क्या मिल जाएगा। E बराबर 2x cos थीटा, क्या मिल जाएगा, 2x cos थीटा बाहर आ जाएगा। अब आप x का मान रख सकते हैं। x क्या है, x है E1 का मान, x है E2 का मान। ठीक है जी, तो x है E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। x क्या है, x है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा आ रहा है, cos थीटा का मान आप चित्र से निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोण पूरा थीटा है। अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण।
क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? आधार बटे कण, ठीक है। अच्छा, आधार है यल और कण ये है, तो यल बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान हो गया यल बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। भाई थोड़ा पानी पिला देना दोस्त, ठीक है। यल बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए, ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। अच्छा तो ई बराबर प्यारे बच्चों इसे मैं 1/4πε0 लिखा रहने दूं। ये क्यू है इंटू 2 इंटू यल को साथ में 2l लिख दिया। नीचे ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिखा है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में रूट लगा है, के ऊपर रूट लगा है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब प्यारे बच्चों पावर में 1/2 होता है। ये 1 पावर, ये 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब फिर वही चीज़ प्यारे बच्चों कि चूंकि यल स्क्वायर आप सबको पता है बहुत छोटा है और बहुत छोटा है, तो इसको नगण्य मानने पर इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नगण्य मानने पर इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। पीने वाला पानी लाए हो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, ठीक है। भगवान करे तुम्हारा जल्दी से शादी ब्याह हो जाए। चलिए भाई, और क्या बेटा? अब देखो, मैं देखो पीने वाला पानी लाया ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहां से एक बात बताइए, 1/4πε0 Q इंटू 2l को क्या कहते हैं? Q इंटू 2l को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं? P कहते हैं ना। हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। नीचे हमने कहा यल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर बचेगा, पावर में 3/2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया 1/4πε0 P/r³, ठीक है जी। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा, कौन कहाँ है, बड़ी हद कर ली है। एक बच्चा भी मेरे पास कल फ़ोन किया, उसने मुझसे फ़ोन किया और फ़ोन करके कह रहा है सर किशन सर कहाँ हैं? और आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे किशन सर कहाँ हैं। तो उनसे मैंने कहा कि बेटा मुकेश सर 12th का हिंदी मीडियम बैच हर साल वही पढ़ाते हैं, तुम्हें फिजिक्स समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब वो बच्चा कहता है कि सर फिजिक्स बहुत अच्छे से आ रही समझ में। तो हमने कहा फिर क्यों परेशान हो? कह रहा किशन सर अच्छे लगते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें फिजिक्स समझ में आ रही नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, आप सब मुझसे, आप सब बहुत परेशान हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बताओ। कोई बच्चा मुझसे बोल दे कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रही कि नहीं, मेरी बात बताओ प्यारे बच्चों। एक बच्चा अच्छा कहा तो मैं था, तुम ही थे। समझ में आ रही है, समझ में फिजिक्स आ रही है, ठीक है। तो आप बताइए फिजिक्स पढ़ने आए हैं कि यहाँ पर इलेक्शन लड़वाने आए हैं? बेटा फिजिक्स पढ़ने आए हैं ना। और दूसरी बात देखिए, मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई बैच स्टार्ट करता हूँ तो शुरू में मुझे पता है मेरे पास ऐसे बच्चे रहते हैं जो फिजिक्स का पी नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फ्लो में आ जाओ, उसके बाद हम आपके सिलेबस को पूरा कर देंगे। और बेटा एग्ज़ाम में आपके फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, ना कि एग्ज़ाम में ये आएगा कि फलाने सर कहाँ हैं, फलाने सर खाना खाए हैं, फलाने सर पानी पिए हैं, नहीं आएगा। अब आप बताओ कि मैं आपके उस कमेंट का बार बार कितना रिप्लाई दूं? फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स का पढ़ना है ना? एक बार बोलिए, आपको फिजिक्स पढ़ना है ना? पढ़ना है ना जी, ठीक है। तो आप फिजिक्स पढ़ना है तो शांति से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो जी, तो भैया हमने समझ लिया है विद्युत, ये इसका प्रैक्टिस कर लेना घर पे, आज ही जाके कर लेना, ठीक है। और भैया बार बार कहता हूँ, देखो एग्जाम का समय है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। ये स्लाइड बेटा आपको हर दिन ये बात याद दिलाने के लिए मैंने लगवाई है
कि आपकी प्रैक्टिस सब्जेक्टिव को लेकर शुरू हो जाए। और सब्जेक्टिव प्रश्न लिख करके प्रैक्टिस किए जाते हैं, केवल पढ़ने से आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। और फिर बेटा इस तरह से आपको मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराइए, आप मुकेश सर की क्लास में हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो, न्यूमेरिकल ठीक है, पढ़ा दूंगा बेटा। यहाँ पे देखिए, ये एक धन आवेश रखा है और धन आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र बन जाता है। आपको पता है धन आवेश के चारों ओर क्या बन जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसमें विद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अगर इस धन आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश हो, कोई निश्चित धन आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं पर मैं कोई पृष्ठ रख दूं, यहाँ पर मैंने एक पृष्ठ रख दिया। अब इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। इस वैद्युत बल रेखाओं को अगर हम काउंट कर लें तो जो उनकी संख्या होगी, यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, उन्हीं को बेटा उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या है, पृष्ठ के तरल के प्रवाह की दर को क्या लिख दिए हो, गलत परिभाषा लिखी प्यारे बच्चों। ये जो लिखी है ये गलत लिखी है, पता नहीं कहाँ के छाप दिए हैं। इसे रफ कर दूं पहले, देखो ये हमारे टाइपिंग वाले की कितनी बढ़िया मिस्टेक है, तरल उरल ला दिए, पता नहीं किस सस्ते नशे में रहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इसके बाद बेटा एक चीज आप समझ ले, क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस ऐसे रखी हुई है, इस प्रकार से सरफेस रखी गई है, तो इसके परपेंडिकुलर जो रेखा होगी वो इसके क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मोबाइल है, मोबाइल ऐसे रखा है, मोबाइल का ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा होगी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ये दिख रहा है आपको। मोबाइल तुम्हारे मुंह की तरफ करके रख दूं, अब इस सरफेस का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा कहाँ होगी, उसकी दिशा ये होगी, दिख रहा है आप सबको। ऐसे रख दूं ये, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। वेक्टर ए बराबर होता है ए इंटू ए कैप, ये हो जाता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग फिर से एक बार वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर होगा, एरिया इसका ऐसे होगा। मान लीजिए इससे गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, इससे यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है वो ई है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर वो होता है ई ए कॉस थीटा। भैया ज़्यादा जिन चीज़ों को एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हम नहीं देखते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या वेक्टर फॉर्म में होता है फाई बराबर ई डॉट ए, क्या हो जाता है, ई डॉट ए हो जाता है। फाई बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ई डॉट ए हो जाता है। सर क्या ऑनलाइन परीक्षा होगी? बेटा इस साल एक चीज़ बताऊं, इस साल बोर्ड परीक्षा बोर्ड ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया। न्यूज़पेपर में खूब खबरें आई, और जो हमारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, वो सब जो पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, उनको न्यूज़ चाहिए।
अब वो न्यूज़ चाहे सही हो चाहे गलत हो, बच्चे को दे दी जाती है। आज से कुछ दिन पहले सबने घोषित कर दिया कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, और जब हमने बोर्ड ऑफिस में पता चला, हमने पता किया तो पता चलता कि वहाँ पर पेपर तुम्हारे छप चुके हैं, और भाई साहब सबने बता दिया कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। अब सबको एक खबर मिल गई पेपर में कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब सब वीडियो लेके चले आए, ऑनलाइन परीक्षा होगी। हम नहीं लेके आए, हमें पता है ना बेटा नहीं होगी। यूपी बोर्ड में आज भी हमारा यूपी बोर्ड रिसोर्सेज के मामले में कितना पीछे है। आप बताओ, आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में 2 कंप्यूटर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं होगा। बिना रिसोर्स के ऑनलाइन परीक्षा कैसे आयोजित की जा सकती है? प्यारे बच्चों, 56 लाख बच्चे हैं इस साल 10th और 12th मिला के, जिसमें से लगभग 25 से 26 लाख बच्चा 12th क्लास का है। और 12th क्लास के 26 लाख बच्चों को किस सिस्टम में बैठाकर ऑनलाइन परीक्षा दिला देंगे? मात्र GIC जो एक जिले का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। वो भी बहुत सारे GIC के प्रिंसिपल हैं बेटा, जो साफ साफ लिख के दे देंगे कि भैया आई हैव नो रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम इस तरह की परीक्षा नहीं करा सकते हैं। जी बेटा, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाया करो और थोड़ा सा जेन्युइन लोगों की बात सुना करो, अनुभवी लोगों की बात सुना करो, है ना। यूट्यूब में बेटा क्या ही बताऊं तुम्हें। तो फाई बराबर क्या होता है? EA cos थीटा। अब देखिए फाई बराबर क्या फॉर्मूला है? EA cos थीटा। इसका आप मात्रक निकाल लीजिए। वैद्युत क्षेत्र है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमा आप निकालोगे तो बताइए, बल के लिए विमीय सूत्र MLT - 2, ठीक है। कूलाम के लिए क्या लिखते हो? AT, और उसके बाद मीटर स्क्वायर है तो L2। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के बताइए विमा क्या बन जाएगी? विमा बन जाएगी ML3T - 2 T - 3, ML3 हो गया, T - 3 हो गया, A - 1 हो गया, A - 1, ये हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ, पेपर लीक करा देंगे, बहुत बढ़िया बेटा। पेपर लीक करा के पढ़ोगे, जीवन में क्या होगा तुम्हारा? होगा क्या? जो बच्चा पेपर लीक करा के पढ़ेगा उसका क्या होगा? बताइए क्या होगा? सर आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कराते हो। अच्छा जी हम कराते हैं न्यूमेरिकल, करवाते हैं बेटा। बहुत जल्द, आप रुक जाओ, थोड़ा सा समय दे दो मुझे। न्यूमेरिकल के लिए मैं कुछ सोचता हूँ, सोच तो बहुत रखा है। गॉस की प्रमेय पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले गॉस की प्रमेय पढ़ो, फिर इसका हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है बेटा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर कोई आवेश है। बंद पृष्ठ का मतलब हुआ, जैसे मैं आपको गॉस की प्रमेय बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ प्यारे बच्चों ये है, तीसरा पृष्ठ प्यारे बच्चों ये है, ठीक है जी। 3 पृष्ठ ले लिया। ये पृष्ठ है 1, ये पृष्ठ है 2, ये पृष्ठ है 3, एक और ले लेते हैं। 3 ही बहुत है, ठीक है। एक पृष्ठ और ले लेते हैं। एक पृष्ठ हमने और ले लिया। ये पृष्ठ हमारा है 4 पृष्ठ हैं, ठीक है जी। एक के अंदर एक है। इनको हम बंद पृष्ठ कहेंगे। गोले का सरफेस है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। यहाँ पर एक आवेश रखा है +Q1, यहाँ पर है -Q2, यहाँ पर रखा है +Q3, और यहाँ रखा है -Q4, -Q2 +Q1 +Q3 -Q4। 4 आवेश रखे हैं। गॉस ने कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पहला बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स, उसके भीतर उपस्थित आवेश का, Q का 1/ε0 गुना होता है। भाई गॉस की प्रमेय बहुत सिंपल है कि कुल फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, जैसे मैं यहाँ पर पहला पृष्ठ ले रहा हूँ, तो पहले पृष्ठ के भीतर बताइए कितना आवेश है? +Q1।
कितना आवेश है इसके भीतर, प्लस Q1, और इसका कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना। तो पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q1/ε0। दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ को अगर मैं देखता हूं तो उसके भीतर दो आवेश हैं, एक है प्लस Q1 और दूसरा है माइनस Q2। दो आवेश हैं प्यारे बच्चों। कुल आवेश क्या होगा, तो दोनों का हम यहां पर Q1 माइनस Q2 करके परिणामी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कुल आवेश। इसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इस प्रकार से दूसरे पृष्ठ का आवेश Q1 माइनस Q2/ε0 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है, गॉस की प्रमेय समझ में आ रही है। एक बच्चा कह रहा सर आपने फिर से झूठ बोल दिया। नहीं भाई, झूठ नहीं बोला है, न्यूमेरिकल डेटा करवा दूंगा। मुझे पता है आप न्यूमेरिकल में कमज़ोर हो, आपको न्यूमेरिकल कम आते हैं, हम करवा देंगे भाई, ठीक है। चलिए अगर बताइए तीसरा पृष्ठ में ले लूं, तीसरा पृष्ठ में ले लूं तो इसके भीतर कितना आवेश है, तो कुल आवेश Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3। तो तीनों का परिणामी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, Q1 से Q2 को माइनस कर देंगे, Q3 को प्लस कर देंगे, और कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी प्यारे बच्चों ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3 का ε0 गुना 1/ε0 गुना, तो 1/ε0 कर देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझिए, ध्यान से चीज़ों को समझते चलिए। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर चौथे पृष्ठ का फ्लक्स बताओ, 5-4 बताओ, तो आप पहले इसके भीतर का कुल आवेश निकालेंगे। चौथे पृष्ठ के भीतर हम जब जाएंगे तो बेटा ये सारे आवेश चौथे के अंदर हैं। कौन कौन, Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ये चार आवेश भीतर हैं। इसका 1/ε0 गुना बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 का 1/ε0 गुना। ठीक है जी, ये हो गया गॉस की प्रमेय। ठीक है, हाँ भाई, ये गॉस की प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग गॉस की प्रमेय के आधार पर इसके अनुप्रयोग के क्रम में सबसे पहले निकालेंगे गॉस की प्रमेय से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्यारे बच्चों ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। ये तार कितना है, अनंत लंबाई का है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अनंत लंबाई का है। ठीक है, और इसके कारण मान लीजिए हमें इससे r दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए गॉस की प्रमेय लगाने के पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। गॉस की प्रमेय प्यारे बच्चों वहीं लगती है जहाँ पर बंद पृष्ठ होता है। जहाँ पर बंद पृष्ठ होता है तो पहले आपको इस तार को बंद पृष्ठ के भीतर रखना होगा, बंद पृष्ठ के भीतर रखना होगा। तो हम अनंत लंबाई के तार को तो बंद नहीं कर पाएंगे, ये हमारी औकात के बाहर है। हम क्या करेंगे, इसका एक सेगमेंट, इसका एक भाग यल लंबाई ले लेंगे और इस यल लंबाई को बंद करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, अगर मैं इस मार्कर को कहूँ कि इसे बंद पृष्ठ के भीतर रख दो, तो आप इसे इधर से बंद करेंगे, इसके ऊपर वाले भाग को बंद करेंगे, नीचे वाले भाग को बंद करेंगे। किस तरह की शेप बनेगी, किस तरह की शेप बनेगी, तो प्यारे बच्चों वो शेप बनेगी कुछ ऐसी, ऐसी शेप बनेगी। इसे क्या कहेंगे, बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार शेप कहेंगे। अब आप गौर से देखिए कि ये जो यल लंबाई इसके अंदर बंद है, इससे गुजरने वाला अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे। इसमें तीन तरह की सरफेस है। एक सरफेस बेटा ये ऊपर वाली है ऐसी, है ना, तो इमेजिन करो एक सरफेस ऐसे ऊपर वाली है, एक सरफेस मेरे प्यारे बच्चों ये नीचे वाली है। ऊपर वाली सरफेस का फ्लक्स φ1, दूसरे वाले का φ2, और एक सरफेस ये वाली है, इसका फ्लक्स हम φ3 मान लेते हैं। तीन तरह की सरफेस होगी, एक ये वाली, एक ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। ठीक है जी,
अगर हम इस बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स निकालें तो प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, तीनों सरफेस के फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, φ1 φ2 φ3। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, फाई बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा, यही फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें जो थीटा है ये किसके किसके बीच का कोण है, E और A के बीच का कोण है, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर ये मान लीजिए धनावेशित तार है। अब एक बच्चा आ रहा है लगातार कमेंट लिख रहा है, सर क्वेश्चन बैंक में कुछ और दिया। भैया एक काम करना, तुम क्वेश्चन बैंक लेके दिख देना पेपर, और फिजिक्स में अगर तुम्हें 90 नंबर मिल जाए तो फिर तुम्हारा तो भी सौभाग्य है, ठीक है। अगर 90 भी पा जाओ तो भी तुम्हारे लिए सौभाग्य की चीजें हैं, है ना। वही बता रहा हूं, एक बच्चे की कॉपी, एक नकलची की कॉपी और एक टॉपर की कॉपी, एक क्वेश्चन बैंक वाले की कॉपी, सबकी कॉपी अलग अलग होती है। अब आपकी मर्जी, ठीक है। तो बताइए φ1 φ2 φ3, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर φ1, इसका फ्लक्स निकालना है। प्यारे बच्चों आप इमेजिन करो, ये सरफेस ऐसी है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा, क्योंकि ये धनावेशित तार है तो इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, थीटा 90। यहाँ पर इसका भी एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर नीचे होगा, परपेंडिकुलर अंदर सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। φ1 के लिए EA cos 90, φ2 के लिए भी बेटा EA cos 90, ठीक है, EA cos 90, और φ3 के लिए EA cos थीटा। देखो φ3 के लिए इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो दोनों के बीच का कोण 0। अब बताइए फाई बराबर क्या आ गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0, फाई बराबर आ गया EA। अब एक बात बताइए कि गॉस की प्रमेय हमने पढ़ा है, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि ये जो फाई फ्लक्स है ये आप आवेश का 1/ε0 गुना, तो यहाँ से आप दोनों को देखेंगे तो EA के बराबर हम Q/ε0 कर सकते हैं। अब बताओ E बराबर क्या आ जाएगा, Q/ε0 इंटू 1/A। ये A क्या है, ये एरिया किसका है जी, ये एरिया है मेरे भाई ये वाला जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, और उस सरफेस का एरिया कितना होता है, एक बेलन के लिए कितना होता है बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrl। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है, 2πrl। तो E बराबर हो गया Q/ε0, इसकी जगह 1/2πrl लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम 1/2πε0 साथ में ले लेते हैं, बचेगा क्या Q/L इंटू 1/r। अभी आपको मैंने कल पढ़ाया था Q/L को कुछ कहते हैं, Q/L को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लैम्डा कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो E बराबर हो गया 1/2πε0 λ/r। या तो हम इस फार्मूले को यहाँ तक सिद्ध कर देते हैं, कुछ किताबों में ये प्यारे बच्चों लिखा रहता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इस कांस्टेंट को 1/4πε0 में ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको जितना ये पढ़ाया है इसकी आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसमें आपको मैंने कहा था क्लास के बाद, क्लास जैसी अपलोड होगी, क्लास के ठीक नीचे जो आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको एक क्विज मिल जाता है, 7-8 जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं उनका एक क्विज होता है, उनको आप सॉल्व किया करिए और देखा करिए कि आपको समय कितना लग रहा है, ये इस बात को भी देखा करिए, ठीक है जी। और उसके बाद बार बार आपसे कहते हैं बेटा लिख कर प्रैक्टिस करो, सब्जेक्टिव पेपर देना है, लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और कोई समस्या आपको, और बताइए कोई समस्या है आपको जी, कोई समस्या है, हाँ कोई समस्या नहीं है।